चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इति मतलब बीती और हास मतलब बात। बीती हुई बात को ही इतिहास कहते हैं। इसके जानने के हमारे पास दो तरह के स्रोत हैं, दो तरह के तरीके हैं। एक लिखित तरीका है और एक जो लिखित नहीं है, अनरिटन है। जो इसमें लिखित में जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथ आ जाएंगे, लिटरेचर आ जाएंगे। वह लिटरेचर कई तरह के फॉरेनर ट्रैवलर द्वारा लिखा गया है, कई तरह का रिलीजियस लिटरेचर है, नॉन रिलीजियस लिटरेचर आ जाते हैं। कई ट्रैवलर्स भारत में आए और भारत के वैभव के बारे में लिख के चले गए। इसके साथ साथ हम लोग कई तरह के ऑटोबायोग्राफी जो राजा महाराजा द्वारा लिखे गए हैं, तो यह लिखित स्रोत है। कुछ ऐसे भी स्रोत हैं, कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि मोन्यूमेंट्स। हमें कॉइन का स्टडी करके और इंस्क्रिप्शन का स्टडी करके भी हिस्ट्री के बारे में पता चला है। इसके अलावा जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज किया तब कई तरह के पॉट मिले, ग्रेन मिली। इस वजह से इसका अध्ययन करके भी हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं लिटरेचर, जैसे कि इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? पुराने जमाने पर जब मानव सभ्यता के पास लिखित स्रोत नहीं होते थे, हालांकि लिखित स्रोत हो जाने के बाद भी इंस्क्रिप्शन बनाए गए हैं, लेकिन जब नहीं होती थी वो पत्थरों पे कुछ ऐसी भाषा को लिखता था और वो लिखने के लिए छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल करके पत्थरों पर उकेरा करता था और भाषा लिखता था। तो पत्थरों पर लिखी गई छेनी हथौड़ी के माध्यम से लिखी हुई भाषा को इंस्क्रिप्शन कहते हैं। यानी कि पत्थरों पर लिखी गई भाषा को ही इंस्क्रिप्शन कहते हैं। लैंग्वेज engraved on rock, language engraved on rock by chisel is called a inscription। तो इंस्क्रिप्शन वह हो गया जैसे कि अशोक का पिलर। अशोक इसने जब 261 में कलिंग की लड़ाई लड़ी और इसके बाद इसने सदाचार की भावना अपना ली, तब इसने एक पिलर पर कई ग्रंथ और उपदेश लिखा थे। ऐसे इंस्क्रिप्शन पहले के ज़माने में कुछ लिखने का स्रोत ना होने की वजह से छेनी हथौड़ी के माध्यम से लिखे जाते थे। इसके अलावा हम लोग ताम्रपत्र, और जब पेपर की खोज नहीं हुआ था तब हम लोग ताड़पत्र। पत्र के मतलब पत्ता होता है, पत्र का मतलब पत्ता। जो सीट होती है, तांबे की सीट जो पीट कर बनी हुई सीट होती है, जैसे कॉपर फॉइल आज के ज़माने में आते हैं, उस ज़माने में तांबे की सीट पर उसे उगारा जाता था। या मिट्टी के टेबल बना दिए जाते थे। मिट्टी के ऐसे चौकोर टेबल होते थे, इस पर कोई भाषा में लिखित होती थी और इसी से हम लोग ऐसे ही इंस्क्रिप्शन से हमको इतिहास की जानकारी मिल जाती है। जो भी इंस्क्रिप्शन का स्टडी करता है, जो भी इंस्क्रिप्शन की स्टडी करता है उसे एपिग्राफी कहते हैं। यानी कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। इसके साथ साथ हम लोग कई तरह के स्तूप से भी, स्तूपों पर, टेम्पल पर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शन के माध्यम से जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो आदि मानव होते थे, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने विचारों को इस पर उकेरा करते थे। कई तरह के बातों, धर्म ग्रंथों, मंत्रों इत्यादि का भी इंस्क्रिप्शन हमें मिला है आज के टाइम में। इसके बाद हम लोग दूसरी जानकारी, इस टाइम पर यानी कि राजा महाराजा के टाइम पर जब राजा हुआ करते थे, वो लोग बार्टर सिस्टम के बाद जब हम लोग ने रुपये का प्रचलन कर लिया तो कई तरह के सिक्के आए, जैसे कि तांबे के सिक्के, चमड़े के सिक्के, शीशे के सिक्के,
मिट्टी के भी सिक्के होते थे, मनका वगैरह भी होता था। मनका मनका कुछ और नहीं, मिट्टी के गोल बने हुए, गोल गोल, ये मिट्टी के बने होते थे और गोल होते थे। पहले उपहार के तौर पे इसी को दिए जाते थे। पॉट उठ होते थे, सुराही, इसे पॉट बोल सकते हैं, ऐसे मनके बनाए जाते थे, सुराही उराही होते थे। और इस तरह के मिले अवशेषों से ही जानकारी मिलती है। हालांकि कॉइन की बात कर लेते हैं तो जब राजा महाराजा हैं उन्होंने कई तरह के सिक्के चलाए, जो चमड़े के, शीशे के, कॉपर के, तांबे के, इत्यादि इस तरह के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर उन्होंने अपने चित्र, उस टाइम और उस टाइम पर उनके वैभव को दर्शाता है, क्योंकि सिक्के सोने के भी चला करते थे। जो कॉइन होते थे वो गोल्ड के, कॉपर के, आयरन के, ब्रोंज, इसके अलावे ग्लास, शीशे के सिक्के चलते थे, जिसको लेड भी हम लोग समझ सकते हैं। टाइम टू टाइम सिक्कों में कई परिवर्तन, हालांकि सिक्कों के अध्ययन समय गोल्डन एज के बारे में भी पता चल जाता था, किस राजा कितनी सामर्थ्य थी इस बारे में पता चल जाता। सिक्कों के टाइम को जान के कार्बन डेटिंग द्वारा हम किसी भी चीज़ के, किसी भी सिक्के को कार्बन, CARBON, कार्बन डेटिंग यह एक मेथड होता है जिससे पुराने से पुराने चीज़ों को हम लोग जान पाते हैं। और इस मेथड से हम लोग किसी भी वस्तु के टाइम को जान पाते हैं कि वह कितने पुराने हैं। इस तरीके से हम लोग कई तरह की जानकारियाँ मिल जाती है। तो हमें सिक्कों के अध्ययन से भी टाइम के बारे में जानकारी मिलती है, हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। सिक्कों के जो स्टडी होती है, सिक्कों की जो हमें स्टडी होती है उसे नुमिस्मेटिक कहते हैं। इसमें हम लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम इंस्क्रिप्शन अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, उसी तरह सिक्कों के स्टडी को नुमिस्मेटिक कहते हैं। इसके बाद पहले के टाइम में कई लोग, कई राजा महाराजा टेम्पल बनाते थे, स्तूप बनाते थे, रहने के लिए शेल्टर बनाते थे। हम लोग ये जानते हैं कि मॉन्यूमेंट्स में पहले के लोग टेम्पल बना देते थे, स्तूप बनाते थे, स्कल्पचर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद वो कई तरह के हाउस, शेल्टर, आवास जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अंग्रेजी में शेल्टर बोलते हैं, ये सब बनाया करते थे। टेम्पल बनाने का मेन मकसद, टेम्पल और स्तूप बनाने का मेन मकसद होता था अपने रिलीजियस को दर्शाना, वो कितने धार्मिक थे, और साथ में इस पर वो अपने वैभव को दर्शाते थे। हमने कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं, हम लोगों ने कितना काम किया है, इस तरह की जानकारियों को देने के लिए पहले के लोग टेम्पल बनाते थे। इसमें बहुत ज़्यादा दान वैभव भी होता था, और टेम्पल के माध्यम से, या यूँ कह सकते हैं कि जैसे आज का टाइम में बैंक वर्क करता है, उस टाइम पर टेम्पल पूरी तरह से वर्क करता था। और वैसे पुराने बिल्डिंग, ऐसे पुराने बिल्डिंगों को वहीं मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कई तरह के टेम्पल्स बनाए गए हैं, जैसे अजंता की गुफा समझ सकते हैं, एलोरा कैलाश मंदिर समझ सकते हैं। दक्षिण के प्रदेश में कई तरह के, जैसे साउथ इंडिया में बहुत तरह के मंदिर हैं, बृहदेश्वर टेम्पल, उड़ीसा कोणार्क टेम्पल, इस तरह कई मॉन्यूमेंट्स हैं जिससे हमें हिस्ट्री की जानकारी पता चलती है, और उस टाइम के वैभव के बारे में, वैभव मतलब कि ऐश्वर्य, सामर्थ्य, शक्ति के बारे में, कौन से राजा कितने शक्तिशाली थे, इस बारे में भी जानकारी हमें इससे मिल जाती है। इसके आगे हम लोग चलते हैं और यह समझते हैं
ये तो अनलिखित स्रोत है। और इसके आगे हम लोग लिटरेचर यानी लिखित स्रोत भी है। जैसे कि हमारे सबसे पहला लिखित स्रोत जिससे हम लोग रिलीजियस बात कर लेते हैं। रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है, वो हमारे धर्म से जुड़ा है। ये धर्म किसी प्रकार हो, या इस्लाम का धर्म हो, हिंदू का धर्म हो, सिख का धर्म हो, या ईसाई का धर्म हो। इस धर्म में हम लोग कई तरह ग्रंथ के बारे में सोच सकते हैं। जैसे पहले हिंदू की बात कर लेते हैं तो वेद है, पुराण है, 4 वेद, 18 पुराण, कई तरह के उपनिषद भी हैं। इसके बाद मनुस्क्रिप्ट वगैरह है जो ताड़ पत्र पे लिखा गया, ताम्र पत्र पे लिखा गया है, जैसा कि हमने कहा था। इसके बाद कुछ नॉन रिलीजियस भी लिटरेचर है। नॉन रिलीजियस लिटरेचर वो धर्म से जुड़े नहीं होते, जैसे चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका। इससे जैसे कि अर्थशास्त्र और इंडिका ऐसे बुक है जिससे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता चल जाता है। इसके साथ राजनीतिक शास्त्र के बारे में भी पता चल जाता है। इंडिया का वैभव कितना उस समय बड़ा था, यानी इंडिया कितना समृद्ध था, इसका पता भी इन हिस्ट्री वाली बुकों से पता चल जाता है। इसके अलावा कालिदास द्वारा लिखा गया विज्ञान शकुंतलम, इससे भी हमारे राज्य के बारे में पता चलता है और देश के बारे में पता चलता है। बहुत सारे फॉरेनर यानी कि सेकुलर्स बहुत सारे, जैसे कि फानयान, हेनसांग, इसके बाद इब्न बतूता, इस तरह के कई फॉरेनर ट्रैवलर आए, यहाँ के वैभव को देखें और यहाँ के बारे में अपनी अपनी किताबों में विशेषताएं, यहाँ वैभव की खासियतें, शासन का तरीका यानी कि रूलर का तरीका, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह लिखें और उसे छोड़ कर चले गए। कई राजाओं ने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसे हम लोगों ने हिस्टोरिकल लिटरेचर के बारे में कह सकते हैं। जैसे अकबरनामा, फिर बाबर ने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसके बाबर पर ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। इसके अलावा आज के टाइम में हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इस हिस्ट्री से ये ऐसे लिटरेचर रिसोर्स हैं जिससे हम लोग यह समझ सकते हैं कि उस टाइम में, जब इस टाइम में राजा रहा करते थे, उस टाइम में भारत की स्थिति कैसी थी, इस बारे में पता चल जाता है। ऑटोबायोग्राफी साथ में समय के साथ साथ ऑटोबायोग्राफी में कई तरह के चेंज भी हुए हैं। यह चेंज टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों ने जब इसे अलग अलग तरीके से लिखा तो हर अलग अलग चीज़ों को अलग अलग अर्थ समझ के लिख दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये समझ सकते हैं, जैसे कि भारत में कोटि शब्द, एक कोटि शब्द जो है ऐसा करोड़ और श्रेणी दोनों ही अर्थ होता है। कुछ लोगों ने हमारे देवताओं को 33 करोड़ बता दिया, जबकि वह श्रेणी अर्थ था। हमारे देश में इस तरह से अर्थ को टाइम टू टाइम अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझ के उसमें चेंज कर दिए हैं। आगे चलते हैं। ये तो हिस्ट्री को जानने के तरीके हो गए। जब यह हिस्ट्री हुई तो हम इसे टाइम और काल के हिसाब से, यानी कि टाइम के हिसाब से 3 टाइम में बांट दिए। जैसे कि पहली हिस्ट्री हमारी हो गई प्री हिस्ट्री। ये ऐसी हिस्ट्री थी जिसमें कोई रिटन दस्तावेज नहीं है, कोई रिटन दस्तावेज नहीं। इसके पीछे भी एक कारण है। कैसा कहा जाता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत कुछ 25 लाख साल पहले हुई थी, या उससे भी पहले हुई थी। उससे मनुष्य और आदि मानव सेमी थे, जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं। बंदर की तरह थे, बंदर के जैसे थे, बंदर नहीं थे। और इसकी शुरुआत हम लोग कह सकते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। इसीलिए इसे मानव का पालना भी कहते हैं। अफ्रीका को मानव का पालना कहते थे। यह जीवन बहुत ही खानाबदोश था। खानाबदोश ऐसे जीवन को समझ सकते हैं,
खाने के लिए आज यहाँ है कल वहाँ, और इस तरह से हम यह मानो चलते चलते पूरे विश्व कई भागों पर खाने की खोज में, क्योंकि खाना का तो जीवन था, तो खाने की खोज में उन्हें हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाना ही पड़ता था, इसलिए वो फैलते गए, चारों तरफ फैल गए। समय के साथ साथ वो कई देश, कई कॉन्टिनेंट को चलते गए, पार करते गए और पूरे विश्व में फैल गए। उस समय लाइफ इतनी फेवरेबल नहीं थी और खाना भोजन का मिलना भी इतना सरल नहीं होता था। उस टाइम पर एक टाइम जुरासिक काल भी था, जिसमें बहुत बड़े बड़े जानवर रहा करते थे, इससे मानव सभ्यता को खतरा भी हुआ करता था। हालांकि इसमें हम लोग आगे बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, इसी तरह प्रोटो हिस्ट्री भी है। यहाँ से हम लोग हड़प्पा सभ्यता को समझ सकते हैं, यहाँ से करीब करीब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। इसमें लिखित स्रोत हैं, रिटेन रिटेन स्रोत हैं, यानी कि रिटेन सोर्स हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, पर रीड नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई रिटेन सोर्स नहीं इसमें है, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाते। ये ऐसी भाषा में लिख के चली गई है क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ना सीखे थे और चिन्हों और कुछ शब्द के माध्यम से वो ऐसी भाषा को लिख के चले गए जिससे अभी तक इसको पढ़ना संभव नहीं हो सकता है। भविष्य में इसे पढ़ पाए और समझ पाए उस टाइम के बारे में। लेकिन जब हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, यह आते आते हम लोग इसमें कई डायनेस्टियाँ समझ सकते हैं, जैसे मौर्यन डायनेस्टी हो गई, गुप्ता डायनेस्टी हो गई, मुगल एम्पायर हो गए, फिर स्लैब डायनेस्टी हो गई। इस तरह की डायनेस्टियाँ जब से शुरू हो गई, यह पूरी तरह से लिखित स्रोत है और इसे हम पढ़ भी सकते हैं। यह रिटेन में भी है और इसे रीड भी कर सकते हैं। यह दोनों काम इसमें किया जा सकता है। इस तरह से इस हिस्ट्री को सजाया गया है, जिसमें इसका टेन्यूर जैसा कि हम लोग देख ही सकते हैं कि 25 लाख से 12,000 के का मतलब हजार, के का मतलब हजार, थाउजेंड्स ईयर्स पुराना है यह हिस्ट्री। उसके बाद 12,000 से लेके 5,000 साल तक रही। फिर हिस्टेरियन हिस्ट्री, यह हिस्ट्री 5,000 साल से लेकर 3,000 साल के आसपास या उससे आगे तक थोड़ी रही है। इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग प्री हिस्ट्री, जिसे स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, इसे स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे भी यही कारण है कि मानव सभ्यता एकदम पूरी से आदि मानव थी, शिकार के लिए पूरी तरह से किस नेचर पे डिपेंड थी। इनके पास जो मामूली हथियार भी हुआ करते थे वो पत्थर कुछ इस प्रकार के हथियार हुआ करते थे, कुछ इस तरह के हथियार हुआ करते थे, छोटे छोटे इस तरह की छोटे छोटे हथियार हुआ करते थे जो अनपॉलिश्ड हुआ करते थे। और फ्लैक्स जैसे कि जो बड़े हथियार होते थे उसे कोर कहते थे, और जो छोटे हथियार होते थे उसे फ्लैक कहते थे। हालांकि बस इतना ही आता था। फ्लैक का मतलब होता है जब हम किसी पत्थर को आगे से तोड़ते हैं तो नुकीला बन जाता है या शार्प बन जाता है, ऐसे एज वाले को फ्लैक कहते हैं। उसी तरह के बड़े पत्थर जो होते थे, बड़े पत्थर से बने हुए औजार होते थे, पूरी बेसिकली पत्थर से बने ही होते थे। और इसीलिए इस एज को स्टोन एज कहा जाता है। इसमें कितने भी प्रकार के टूल्स वगैरह मिले सारे स्टोन के बने हुए थे, इसीलिए इसे स्टोन एज कहते हैं। जैसे कोर हम समझ सकते हैं, बड़े पत्थर जो बड़े पत्थर होते हैं उसको शार्प कर दिए जाते हैं, उसे कोर के नाम से भी जाना जाता है। इस साल जैसे कि इस काल में मानव सभ्यता पूरी तरह से हंट पे डिपेंड करती थी। उनका हंटिंग ही मात्र एक जरिया था। वो कंदमूल के बारे में भी उन्हें कुछ खास जानकारी, वो शिकार करते थे, कभी कभी जानवर द्वारा शिकार हुए भी जाते थे, क्योंकि ना उनके पास हथियार हुआ करता था, ना उनके नाखून बहुत बड़े होते थे, क्योंकि जानवरों के पास तो
नाखून है, शार्प टीथ है, लेकिन इंसानों के पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी वो जानवरों की तरह ही जीवन जिया करते थे, वो कच्चा ही मांस खा लिया करते थे, क्योंकि इस समय तक आग की भी खोज नहीं हुई थी। बाद में बहुत समय के बाद जब इस काल में आग की खोज हुई, तब मानव सभ्यता भोजन को पका कर खाना शुरू की, क्योंकि यह काल 25 लाख से लेकर 12,000 साल। आग की प्रॉपर खोज कब से हुई ऐसा इसका कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिला। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आदिमानव शुरू में कच्चा मांस ही खाता था। बाद में जब वो आग की खोज कर लिया, हालांकि मानव का दिमाग विक्सेबल है, यानी कि हम लोग सोच सकते हैं, ये हमारी शक्ति है, इसलिए ऐसी एक घटना प्रचलित है जो हम लोग यह समझ सकते हैं कि जब आदि मानव ने दो पत्थरों को टकराते देखा तो उसमें से चिंगारियां निकलते देखा। हालांकि आदि मानव भी आग से डरते थे और जानवर भी आग से डरते थे। क्यों? उस समय आग यदि गलती से भी अनकंट्रोल हो गई तो पूरे के पूरे जंगल जला देती थी, जिसे भी छू जाए वह जल जाए। इसलिए जब आदि मानव ने आग खोज कर लिया, उन्होंने यह सीखा कि पत्थर को जब दो पत्थर टकराते हैं तो आग निकलती है। यह भी जरूरी नहीं हर तरह के पत्थर टकराए जाए और आग निकले, इसके लिए भी कुछ खास तरह के पत्थर हैं। वह दो पत्थर को टकराते थे और इससे आग, दो पत्थर टकरा गए और आग यानी कि फायर, उसमें से चिंगारियां निकलती थी। इस तरह का आग लगाने में उनको कभी कभी दिनों और कभी कभी घंटों लगते थे। ऐसा नहीं है कि दो पत्थर टकराए और आग लगे। तो जब उन्होंने ऐसा करना सीख लिया और उसे कंट्रोल करना सीख लिया, तब वह आग से किसी भी मांस को पका कर खाते थे। हालांकि जो उनका टूल्स होता था, जो आग के खोज नहीं हुआ था, वो टूल्स से या आगे खोज के बाद भी मांस को काटने में, चॉपिंग करने में, ग्राइंडिंग करने में, कूचने में या शिकार करने में, उसको फेंक कर मारने में, इस तरह का प्रयोग करते थे। वो अपने टूल्स का इस तरह से इस्तेमाल कर लेते थे। साथ ही हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आग की खोज के बाद में मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते थे, उससे काटने का काम भी करते थे। इसके आगे हम लोग समझते हैं, हालांकि पैलेओलिथिक एज में ही उन्होंने आग की खोज कर ली थी। इसके बाद वो, और आग की खोज से बहुत सारा फायदा है, वो अपना बचाव जानवरों से कर लेते थे। जैसा कि हमने कहा था कि आदि मानव तो मानव ही है, जानवरों जितनी शक्ति नहीं। ये खाना पकाने के भी काम में करते थे। खाना, आग की खोज खाना पकाने में भी कर लेते थे, जानवरों से बचाव के लिए कर लेते थे। साथ ही आग की खोज के बाद इन्हें जाड़े के दिनों में गर्माहट भी मिल जाती थी। तो इस तरह से ये लोग आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे। हमें पैलेओलिथिक एज के बारे में कई जगहों पे अवशेष मिले, जैसे कि भीमबेटका, जो कि सबसे जरूरी पार्ट है। यहाँ पे कई तरह के अवशेष मिले हैं, कई तरह के छोटे छोटे टूल्स मिले हैं। हंसगीर यह एक जगह है, यहाँ पे भी कई तरह के टूल्स, कई मानव की हड्डियां वगैरह मिली हैं, जिससे पता है। करनौल यह भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे मानव अवशेष और टूल्स मिले हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं, जिसमें से आग, हम लोगों ने आग के बारे में पढ़ा। वो जानवर से बचा, आग जानवर से बचा, क्योंकि जानवर आग से डरते थे। आग की प्रॉब्लम और होती थी, अगर ये अनकंट्रोलेबल होती थी या इधर उधर हवा की वजह से उड़ के चली गई तो पूरा का पूरा जंगल भी बर्बाद हो जाए। इसे जानवर डरा ही करते थे। हालांकि आदि मानव भी डरा करते थे शुरू में, बाद में इसके हैबिचुअल हो गए, क्योंकि मानव दिमाग विकसित दिमाग है। फिर उन्होंने पकाना और जाड़े में बचा भी किया। इसके आगे चलते हैं, मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं। मेसोलिथिक एज की शुरुआत ऐसा हम कह सकते हैं कि 1 लाख साल से 40,000 साल के आसपास रही है। यह टाइम अवशेषों के मिलने और कार्बन डेटिंग खोज से आधार पर लिखा गया है। इस टाइम में टूल्स
स्टोन के ही होते थे, लेकिन उसमें जानवरों की हड्डियां भी आदि मानव इस्तेमाल करना सीख लिया था। उसमें कभी कभी जानवरों के सींग का भी इस्तेमाल करते, क्योंकि जानवरों के सींग काफी सख्त और नुकीली होती थी, शार्प करने में भी बहुत, क्योंकि फ्लैक्स को, किसी पत्थर को तोड़ने में कभी कभी ज्यादा टूट जाएगा, कभी कभी कम टूट जाता था, लेकिन सींग की फायदा यह होती थी, सींग से बेनिफिट यही होता था, वो ऑलरेडी नुकीला होता था और शिकार में आसानी से धंसता था, उससे खोदना भी बहुत आसान होता था, जब वो खोदना ये सब आसान हो जाता था। इसलिए उन्होंने बोन के साथ साथ, स्टोन के साथ साथ बोन का भी यूज कर लिया। हालांकि स्टोन का यूज अभी भी होता है। उन्होंने शेल्टर बनाना भी सीखा था, वो गुफा में रहते थे। हालांकि इस टाइम पे आदि मानव जंगल झाड़ी में छुपकर या किसी पत्थर के नीचे छुपकर इस तरह से रहा करते थे, इसलिए इनका शिकार हुआ ही करता। और ये काफी इस टाइम में आदि मानव अकेले रहा करते थे, झुंड में नहीं रहते थे। हालांकि इस टाइम में भी झुंड में नहीं रहते थे, लेकिन जब से वो केव में रहने लगे, जमीन में अंडरग्राउंड होकर जमीन को खोद कर और उसी के नीचे रह जाते थे। इसके लिए एक दिक्कत भी होती थी कि कभी कभी उस टाइम में भूकंप वगैरह आया करते थे, अर्थक्वेक वगैरह आते थे, तो केव धंस जाता था, उसमें दब के मर जाते थे। कभी कभी सोए रहते थे तो उस गड्ढे से, क्योंकि मानव विकास के समय में जब इवोल्यूशन हो रहा था तो उनकी हड्डियां यहाँ की सीधी थी, ये मुड़ती नहीं थी, वो सीधे पैर पे खड़े भी नहीं हो पाते थे, काफी टेढ़ा होकर इस तरह से चलते थे। ऐसी स्थिति में वो गड्ढे से जल्दबाजी में नहीं निकल पाते थे, जो गड्ढा खोद कर वो रहते थे, तो कभी कभी पानी भरने की वजह से डूब के मर जाते थे, या कोई शिकारी जानवर आ गया उसमें कूद गया तो ये भाग नहीं पाते थे, शिकारी जानवर से अकेले लड़ने में भी सक्षम नहीं थे। टूल्स भी बहुत बेसिकली थे, तो इसलिए कभी कभी शिकार कर पाते थे, कभी कभी शिकार द्वारा ही शिकार हो लिए जाते थे, यानी कोई जानवर इन्हें मार खा जाता था। इसके अलावा जब उन्होंने नदी के किनारे रहना शुरू किया, नदी किनारे रहने के भी दो बेसिक है, मछलियां आसानी से मिल जाती थी, यानी शिकार भी आसानी से हो जाता था, और साथ में इन्हें पीने के लिए पानी मिल जाता था, पानी के लिए भी भटकना नहीं पड़ता था। नदी होने का फायदा, क्योंकि भोजन तो आसानी से मिलने से रहा, क्योंकि भोजन के लिए तो अभी भी इन्हें भटकना पड़ता था, आज यहाँ कल वहाँ कल कहीं और, इसी तरीके से वो पूरे विश्व में फैल गए। धीरे धीरे मानव सभ्यता पूरे विश्व में फैल गई। इसके साथ हम उन्होंने फार्मिंग की शुरुआत कर दी थी। हालांकि फार्मिंग की शुरुआत, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हालांकि इन्होंने फार्मिंग करना एकदम बुआई उसाई जो आज के टाइम हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं करते थे, ये जिस फल खा के फेंकते थे। तो हालांकि जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इंसानी दिमाग एक विकसित दिमाग है, ये सोचता था। तो आदि मानव जब किसी बीज को खा कर फेंक देता था तो नोटिस करता था कि उसमें से पौधा निकल आया, बारिश हुआ, मिट्टी है ही है, सनलाइट मिल गया तो उसमें से पौधा निकल आता था। तो इनको देख के लगा कि अगर हम बीज उगाड़ दें तो भोजन के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खेती नहीं कर सकते हैं, बस यह कर सकते हैं कि वो जो बीज को खाते थे वो जमीन में गाड़ देते थे, उसमें से कुछ जमीन में से पेड़ निकलते थे और कुछ नहीं निकल पाते थे। ऐसी स्थिति में उनके दिमाग में यह आइडिया आया कि फार्मिंग ऐसे की जा सकती है। इसके अलावा वह जानवरों को भी पालते थे, हालांकि जानवरों को पालने का मेन मकसद उनसे दो फायदा था। एक, प्रोटेक्शन मिल जाता था, वो दूसरे जानवरों को देखकर दूर से ही आवाज लगा दिया करते थे, और वो कुछ कंट्रोलेबल जानवर को पालते जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, सांड वगैरह, भैंसे वगैरह उस टाइम में हुआ करते थे, जिसको पाल लेते थे। इनसे दूध, मांस और उसके चमड़े, खाल को ओढ़ भी लिया करते थे। दूध, मांस मिल जाता था, कई तरह के मवेशी पालते थे। टेमिंग का मतलब होता है पालना। टेमिंग का अर्थ होता है पालना, रेयरिंग भी बोल सकते हैं। यह पालते थे। इसी काल में, हालांकि शुरुआती चरण में, ये जब मनुष्य मर जाता था या इनकी परिवार में कोई मर जाए या कोई आसपास कोई इन तरह का आदमी मर जाए, मानव मर जाए, तो उसको गाड़ दिया करते थे। हालांकि गाड़ कर उसे ऐसी मिट्टी से ढक देते थे, पत्थर रख देते थे। ऐसे अवशेष भी कई जगह मिले हैं मेसोलिथिक से। हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी, इसमें 1, 2 या उससे कुछ कम ही स्थानों पर ऐसा देखने को मिलता था। समय के साथ साथ ऐसे अवशेष उज्जैन, जोरावर, चंदौली और सिंघम
सिंगापुर ऐसे जगह हैं जहाँ पे इनके अवशेष ऐसे मिले हैं। इसके बाद हम जब न्यूलिथिक एज आया तो जो गाड़ने की प्रथा थी इनमें विकसित हो चुकी थी। ये चीज़ों को गाड़ने के बाद उस व्यक्ति के साथ जो बर्तन टूल्स वगैरह हुआ करते थे वो सही थी गाड़ देते। हालांकि इनका बिलीव था, यह पता नहीं बिलीव कैसे आया, लेकिन यह बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं इनके में ये बात कैसे आई हुई होगी, लेकिन यह गाड़ने के साथ ये बिलीव करते थे कि इंसान मरने के बाद भी जीवित हो जाएगा। हालांकि इस टाइम पर मनुष्य खेती करना पूरी तरह से सीख गया था। हालांकि इसकी शुरुआत तो हम समझ ही सकते हैं कि शुरू से ही था। न्यूलिथिक एज 40,000 से लेकर 10,000 साल के आसपास थी। यह बैरली, जौ, राइस, व्हीट आदि की खेती करते थे, साथ में फल भी लगाते थे। इसके साथ साथ हम लोग यह भी समझ सकते हैं इन्होंने पहिए खोज कर लिया था। पहिए खोज की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब आदि मानव ने एक कोई भी बहुत भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, चाहे वो शिकारी क्यों ना, क्या कोई सामान ही क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में आदि मानव एक लट्ठे को जब गोल लुढ़कते देखा तो कई लट्ठे को एक साथ जोड़कर सामान को ऐसे लुढ़काते हुए ले जाता था, जिससे सामान को ले जाना आसान हुआ। बाद में इसे काटकर 2 व्हील बना लिया गया, हर इसके बीच में कुछ जोड़ दिया गया। साथ में समय के साथ इसमें एक पटरी जैसा सीट लगा दिया गया, और बाद में ये पहले खुद ही खींचते थे, बाद में इन्होंने जानवरों का इस्तेमाल भी उसमें करना शुरू कर दिया। शुरू में आदि मानव खुद ही उस लट्ठे को खींचता था, बाद में उसने जानवरों का इस्तेमाल करना सीख गया, लट्ठे में उसको लगा दे, जिसे आज हम समझ सकते हैं बैलगाड़ी है, टांगा है इत्यादि है, ब्लॉक कार्ट वगैरह। टूल्स भी इनके पॉलिश्ड हो गए, और साथ में टूल्स के साथ साथ ये लंबे डंडे को भी जोड़ दिए, जो हड्डियां भी होती थी, डंडे हुआ करते थे। इससे होता था कि शिकार को भाला द्वारा फेंक कर भी मारा जा सकता था। इस टाइम में शिकार करना काफी आसान हो गया था। खेती करना जब वो सीख गए तो एक साथ मिल कर रहना सीख गए, एक ही स्थान पर उनको रहते थे। रहने के पीछे यह कारण था कि जब हम खेती करेंगे तो उसे देख रेख के लिए समय चाहिए, नहीं तो दूसरे जानवरों से बर्बाद कर देंगे। टाइम टू टाइम इरिगेशन करने के लिए, पानी डालने के लिए भी वो रहते थे। एग्रीकल्चर की शुरुआत के साथ साथ वो एक साथ मिलजुल कर रहना सीख गए थे। इसके अवसर मेहरगढ़, चिरंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोल्डिवा है। क्यों? यहाँ पे सबसे न्यूलिथिक एज के गड़े हुए जो अवशेष होते थे, आज जो मनुष्य को गाड़ दिया जाता था, जो आदि मानव अपने आप गाड़ते थे बंद, तो कोल्डिवा में इसका अवशेष सबसे ज़्यादा मिला है। ये कह सकते हैं कि लाश यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिला है। इसके अलावा बुर्जुम, ये सबसे 2 इम्पोर्टेंट नाम है जो आपको याद ही होने चाहिए। इसके साथ साथ ये लोग धूप में क्ले से बेक करके पॉट बनाना सीख लिए थे। इस टाइम में वो पॉट बनाते थे, बर्तन बनाते थे। इस टाइम में उन्होंने तांबे की खोज कर ली थी, तो साथ में वो लोग सबसे पहले, हालांकि तांबा स्टोन से ज़्यादा कारगर था, फ्लेक्सिबल था, और इससे कई डिजाइनों में ढाला भी जा सकता था, और यह पत्थर से ज़्यादा शक्तिशाली भी था। इससे शिकार करना, चॉपिंग करना, इस तरह से कई तरह के वो लोग फावड़ा, कुदाल, खुरपी इत्यादि भी बनाया करते थे। कई तरह के टूल्स बनाते थे। इनके टूल्स पॉलिश भी होते थे और शार्प भी होते थे बहुत ज़्यादा। फिर मनका बनाते थे, जैसा कि हमने कहा था गोल, वो गोल मनके के जैसे कि हार समझ सकते हैं। और यह हार बनाने के लिए इसे बेक करते थे। बेक करने का सेंस यह है कि हम लोग मिट्टी का जब कोई सामान बनाते हैं तो उसे आग में पकाना पड़ता था। पहले के टाइम में शुरू वो धूप में पकाते थे, धीरे धीरे आग में पकाना सीख गए। तांबे का सामान भी उसे पिघलाकर कई ढांचों में बनाना सीखे थे। ऐसे स्थिति में जब वो इतने डेवलप हो गए थे, धीरे धीरे वो घर बनाना सीख रहे थे, सामानों का लेन देन सीख रहे थे। इस तरह था। इस टाइम में बार्टर सिस्टम द्वारा इन सामानों का लेन देन हुआ करता था। एकमात्र माध्यम यही था। इसी तरह से यह चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम लोग आगे की वीडियो में यह जानेंगे कि प्रोटो हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, या
और इस एज के बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देते हैं कि एशियंट में जैसे कि हम लोग डायनेस्टियों के बारे में पढ़ेंगे। डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। डायनेस्टी के बाद हम लोग इसमें मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य और गुलाम वंश वगैरह इस तरह की चीज़ों को पढ़ लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे देश की आज़ादी की बात है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 1500 से लेके आसपास 1500 या 1700 के आसपास से मॉडर्न हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री तो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें विश्व युद्ध वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, ये सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।